जंग जो शुरू इस तरह की गई, मुसल्लत इस तरह की गई कि जी इट इज़ अ वीकेंड वॉर, उसमें इजराइल और अमेरिका जो है बुरी तरह फंस गया। आबनाए हुर्मुज़ का कंट्रोल जो है उसने बड़ा स्ट्रेटेजिकली प्ले किया ईरान की फेवर में। जेडी वैंस का आगे एक पॉलिटिकल कैरियर है, वो बड़ी एहतियात से इन चीज़ों में चल रहे हैं। एजाज साहब आपको खुशामदीद कहते हैं। सर आपसे जानना चाहेंगे कि किस तरह से हम देखते हैं कि ईरान का जिसका काम ये था, महज शुरू में जो बातें की जा रही थी, जो अंदाजे लगाए जा रहे थे कि ईरान अगर अपना दिफा ही कर ले सुपर पावर के मुकाबले में तो बड़ी बात है, लेकिन ईरान ने जिस तरह से जवाब दिया और अब हम देख रहे हैं कि मजबूरन अमेरिका भी इस वॉर से निकलना चाह रहा था, क्योंकि ईरान बड़ी लंबी जंगी हिकमत अमली के साथ हमें नजर आ रहा था मैदान के अंदर कि वो इस जंग को, अभी भी बयानात आ रहे थे कि 3-4 महीने हम इसको चला सकते हैं और असरात पूरी दुनिया भुगत रही थी। अमेरिका कितना मजबूर हुआ और साथ ही साथ पाकिस्तान की जो बड़ी सिंसियर एफर्ट्स थी पीस मेकिंग के लिए और उसको पूरी दुनिया में रिकग्नाइज किया जा रहा है, उसको प्रेज किया जा रहा है, तो इस किरदार पर आप क्या कहेंगे? जी बहुत शुक्रिया। देखिए, मैं तो अप्रिशिएट करूंगा ईरान की हिकमत अमली को, ईरान की लीडरशिप को और ईरानियन कौम को, कि वो जंग जो शुरू इस तरह की गई, मुसल्लत इस तरह की गई कि जी इट इज़ अ वीकेंड वॉर और वीकेंड ऑपरेशन, वो उसमें इजराइल और अमेरिका जो है वो बुरी तरह फंस गया और उसके बाद अपनी फेस सेविंग के लिए एक लंबे प्रोसेस के बाद आज वो हम इस देख रहे हैं कि एक एमओयू के साथ जो है वो किस तरह अपनी एग्जिट लेने की कोशिश कर रहे हैं। ईरान की हिकमत अमली की मैं अगर बात करूं तो ईरान ने जो 2 काम किए उसकी वजह से वो एक्चुअली उन्होंने मैनेज किया। एक तो ये है कि उन्होंने पिछले कई सालों में अमेरिकन जो काइनेटिक एप्लीकेशन थी उसको स्टडी किया और उसके मुताबिक उन्होंने अपने डिफेंसेस प्लान किए। जाहिर है उनके पास उतनी मिलिट्री माइट नहीं थी, उतना हार्डवेयर या उतने सोफिस्टिकेटेड वेपन्स नहीं थे, लेकिन उन्होंने अपने एयर डिफेंस सिस्टम को टोटली डिसेंट्रलाइज कर दिया और अपने कमांड एंड कंट्रोल स्ट्रक्चर को इस तरह से उन्होंने जो है इंटीग्रेट किया कि किसी एक जगह पे मैसिव तबाही के बावजूद बाकी जो उनके रीजन्स हैं वो अपनी रेजिस्टेंस जारी रखें। और ये उन्होंने जो अमेरिका के जो इससे पहले कॉन्फ्लिक्ट्स थे मिडिल ईस्ट में, अफगानिस्तान में, उनसे उन्होंने ये सबक सीखा, जिसका नतीजा ये हुआ कि तमाम तर मिलिट्री माइट के होते हुए भी ईरानियन जो है उन्होंने अपनी उसके अगेंस्ट ईरान ने अपनी सर्वाइवल जारी रखी। दूसरा, उन्होंने एक्सटर्नल फ्रंट पे ये किया कि उन्होंने जो अमेरिकन एसेट्स थे इस रीजन में उनको टारगेट किया। वहां से असल उनको जो है पेन पॉइंट्स थे वो अमेरिका के लिए। यानी आप इमेजिन कीजिए कि अगर ईरान उन मुल्कों पे जो है मिसाइल और ड्रोन अटैक्स ना करता तो किसी ने तवज्जो ही नहीं देनी थी। ईरान को मार पड़ती रहती, ईरान में तबाही होती रहती। गाजा में इतना जेनोसाइड हुआ, दुनिया में कहीं कोई एक पत्ता भी हिला उसके लिए। तो इसी तरह ईरान की तबाही भी एक लोकलाइज्ड अफेयर रहती और ईरान को जो है वो कहीं जो लाइमलाइट में ना आता। दूसरे, आबनाए हुर्मुज़ का कंट्रोल जो है वो उसने बड़ा स्ट्रेटेजिकली प्ले किया ईरान की फेवर में, कि उसको कंट्रोल करके ईरान ने पूरे दुनिया को इसमें इन्वॉल्व कर लिया और ये जो एक लोकलाइज्ड सपोजिडली कॉन्फ्लिक्ट था वो इंटरनेशनलाइज हो गया और दुनिया को ये खतरा महसूस होने लगा कि ये तो एक मिनी वर्ल्ड वॉर शुरू हो चुकी है, क्यों कहीं एक थर्ड वर्ल्ड वॉर में ना कन्वर्ट हो जाए, क्योंकि इसकी जंग की जो हिद्दत थी वो उसमें इफेक्टिवली इन्वॉल्व हो गए गल्फ के तमाम मुल्क और ये सिर्फ 2 या 3 मुल्कों की जंग नहीं रही थी। तो इन सारी चीज़ों को अगर आप कंबाइन करें तो आई थिंक क्रेडिट गोज टू ईरान, ईरानियन लीडरशिप, ईरानियन नेशन, कि उन्होंने अपने रिजॉल्व के साथ, रेजिलियंस के साथ ये जंग लड़ी। बिल्कुल एजाज साहब, उन्होंने अपनी खुद मुख्तारी पर आंच नहीं आने दी और वो डटे रहे तो उन्होंने दुनिया को बताया कि ईरान फिर क्या कर सकता है और जिस तरह से पूरी दुनिया को इस जंग की लपेट में लिया जा रहा था वो अब थमने का नाम ले रही है। सर अभी भी हम सुन रहे हैं कि
अमेरिका के अंदर जो इसराइली लॉबी है वो बड़ी सरगर्म है और वो ये कह रहे हैं कि जनाब डोनाल्ड ट्रंप ने ये बात क्यों कर दी कि जनाब ईरान को हक हासिल है कि वो बैलिस्टिक मिसाइल टेक्नोलॉजी अपने पास रख सकता है, इस पर भी पाबंदी होनी चाहिए। तो क्या कभी ऐसा हो पाएगा? बड़ी हमने सख्त गुफ्तगू भी सुनी पिछले दिनों में ट्रंप और नेतन्याहू के दरमियान, जिसमें ट्रंप ने नेतन्याहू को बड़ी खरी खरी भी सुनाई है। तो उसके बावजूद भी अब हम देख रहे हैं कि कोई ना कोई जो यरगमाल बना हुआ है अमेरिका इसराइल के हाथों, उससे निकल सके और जो इसराइल जो है वो सबूताज करना चाहता है इस अमन की कोशिश को, उसका खात्मा हो सके। जी देखें, दुनिया में ज्यूइश पॉपुलेशन बड़ी थोड़ी सी है और उसमें से भी ज़ायनिस्ट मजीद मैं समझता हूँ कि एक थोड़ी तादाद में है, लेकिन उनकी जो कंट्रोल है मीडिया पर, दुनिया की वेल्थ पे, दुनिया की टेक्नोलॉजीज पे और दुनिया भर के डिसीजन मेकिंग में, वो बिल्कुल इस ज़माने में वो अरूज पे है। और इसलिए इस चीज़ का मेरे ख्याल में कोई इम्कान नहीं है कि अमेरिका कभी भी इजराइल को डिक्टेट कर सके कि उसके इस खिते में जो एस्पायरेशंस हैं वो उसको कंट्रोल करे। तो एजाज साहब, ये इसी चीज़ की गमाजी करता है कि जेडी वेंस भी जो है वो भी बड़ा मोहतात लबो लहजा इख्तियार किए हुए थे कि जब उन्होंने ये बात की कि इसराइल को ऐसा नहीं करना चाहिए, अपने वाहिद इकलौते इत्तेहादी पर तनकीद नहीं करनी चाहिए इसराइल को, और जो नेतन्याहू के वज़रा हैं जो ट्रंप को और अमेरिका को तनकीद का निशाना बना रहे हैं अमन मुआहदे पर, यानी इससे आगे जो है वो नहीं जाया जा सकता अमेरिका की जानिब से भी, उसकी भी मजबूरी है। जी बिल्कुल, और प्रेसिडेंट ट्रंप तो चूंकि ही इज नॉट ए पॉलिटिशियन पर से, और वो ब्लंट हैं वो अपने उसमें बातचीत में और अपने एक्सप्रेशन में, लेकिन जेडी वेंस का आगे एक पॉलिटिकल कैरियर है, वो बड़ी एहतियात से जो है इन चीज़ों में चल रहे हैं, यानी वो प्रेसिडेंट के साथ हैं भी और नहीं भी हैं, और वो अपने जो उनके अगले इलेक्शन के लिए वो अपने कार्ड्स बड़े स्मार्टली प्ले कर रहे हैं। और क्योंकि अमेरिका में डीप स्टेट एस्टैब्लिशमेंट और ज्यूइश लॉबी, ज़ायनिस्ट लॉबी टू बी प्रिसाइज, इनको मैनेज किए बगैर इक़्तिदार में आना और इक़्तिदार में रहना, ये इट्स वेरी डिफिकल्ट अपहिल टास्क। तो आज तक आप देखें कि सिर्फ एक ही अमेरिकन प्रेसिडेंट था, जॉन एफ कैनेडी, जिसने इनको हेड ऑन लिया और उसका अंजाम सारी दुनिया को पता है।